बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 का आगाज़ करेंगे और ये चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हम मूविंग चार्जेस के बारे में देखेंगे। हमने कहा था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम मूविंग चार्जेस को स्टडी करते हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यानी जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो करंट होता है इसकी डेफिनेशन और यूनिट देखेंगे। उसके बाद हम डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कौन सी सोर्सेज हैं जो हमें करंट दे सकती हैं। फिर हम इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट देखेंगे, यानी जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो क्या क्या इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि बल्ब चलता है तो लाइट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं, इनको डिटेल में देखेंगे। फिर हम ओम्स लॉ देखेंगे जो करंट का एक बेसिक लॉ है, और साथ ही हम रेजिस्टेंस को स्टडी करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टिविटी, रियोस्टेट के बारे में देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। ये एक डिवाइस है जो कि डिफरेंट सर्किट्स के अंदर हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम थर्मिस्टर्स को देखेंगे जो रेजिस्टर्स की हीट को यूज़ करते हैं और इसकी एप्लीकेशंस होती हैं कि ये अप हीट अप होकर अपनी रेजिस्टर्स को चेंज करता है और उससे हमें बहुत सारी यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने को मिलते हैं। उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उसके बाद हम किरचॉफ रूल्स देखेंगे कि किरचॉफ जो करंट के बेसिक रूल्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। और किसी भी सर्किट में जो करंट फ़्लो करता है उसमें सर्किट को डिस्कस करने के लिए किरचॉफ रूल जो है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और एंड पे हम उसकी एप्लीकेशंस देखने के बाद एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे। तो अब हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम करंट की डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट को ऐसे डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, लेट अस सपोज, और इसमें ये कुछ पार्टिकल्स शो किए गए हैं जिन्हें आप चार्जेस सपोज करें। यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एक एरिया है, और एक सेकंड में इस एरिया से जितने चार्जेस फ़्लो कर जाएंगे, जितना चार्ज फ़्लो कर जाएगा उसे हम करंट कहते हैं। अभी आपके पास शुरू में ये कंडक्टर न्यूट्रल है तो इसमें कोई चार्ज फ़्लो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप एक साइड को नेगेटिव और एक साइड को पॉजिटिव कर देंगे, यानी कोई बैटरी लगा देंगे, तो ये पॉजिटिव चार्जेस अगर हुए तो ये यहाँ से मूव करेंगे टूवर्ड्स नेगेटिव साइड। तो ये चार्जेस जब फ्लो करेंगे तो एक सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शन से, यानी इस छोटे से एरिया से जितने चार्जेस यहाँ पर फ्लो कर रहे हैं, जितना चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फ्लो करके चला जाएगा इस एरिया से, उसे आप इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अगर हम सपोज करते हैं कि डेल्टा क्यू इज़ अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू क्रॉस सेक्शन इन टाइम टी, यहाँ इस एरिया से टी टाइम में, डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो करके निकल जाता है, तो करंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। यानी हमने कहा था कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो करंट एक बेस क्वांटिटी है और इसका यूनिट एम्पियर होता है। उसके बाद हम एम्पियर को डिफ़ाइन करते हैं कि एक एम्पियर कितना करंट होगा। हमें पता है कि I इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी होता है। तो करंट की यूनिट एम्पियर है, चार्ज की यूनिट कूलम्ब है, टाइम की यूनिट सेकंड है। तो अगर आप I की जगह पे 1 एम्पेयर लिखें, चार्ज हो 1 कूलम्ब का और टाइम हो 1 सेकंड, यानी अगर इस क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज गुजर जाए, इस क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में
1 कूलम चार्ज गुजर कर आगे चला जाता है तो उस टाइम इस कंडक्टर में जो करंट होगा वो 1 एम्पियर का होगा। If 1 coulomb charge flows through a cross section of conductor in 1 second, then the current will be 1 ampere. तो ये एम्पियर की डेफिनेशन है। अब हम करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं। तो देखें एक कंडक्टर हो तो कंडक्टर को जब आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस्टेब्लिश हो जाती है और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ होती है। तो ये आपको जो लाइंस शो हो रही हैं ये ई को शो कर रही हैं और ये पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड पर है। अब करंट की डायरेक्शन को देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर चार्जेस डिफरेंट डायरेक्शंस में जा सकते हैं। यानी अगर एक पॉजिटिव चार्ज हुआ तो वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड यानी ई के साथ साथ मूव करेगा, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज हुआ तो वो ई के अगेंस्ट मूव करेगा। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड। लिक्विड्स में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों मूव करते हैं। पॉजिटिव आयन अगर हों तो वो ई की डायरेक्शन में फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड मूव करते हैं, और नेगेटिव आयंस उसी लिक्विड के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव साइड पर मूव करते हैं। जबकि गैसेस में इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, आयंस पॉजिटिव होते हैं। तो आयंस पॉजिटिव से नेगेटिव साइड की तरफ विद द डायरेक्शन ऑफ ई मूव करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स अगेंस्ट द ई फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड मूव करते हैं। अब जो भी हो जाए, चाहे जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है, करंट जैसे जिस चीज़ की वजह से मर्जी फ्लो कर रहा है, लेकिन करंट की डायरेक्शन हमेशा ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस ली जाएगी, चाहे पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। करंट की डायरेक्शन हमेशा विद द डायरेक्शन ऑफ ई ली जाती है और ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस ली जाती है, क्योंकि अगर ई की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही चार्ज ही होता है जो ई की डायरेक्शन में जाता है। द करंट फ्लोज ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू a point at lower potential is called conventional current। यानी अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं। पॉजिटिव को हायर पोटेंशियल कहते हैं और इस साइड पर लोअर पोटेंशियल है आपका। तो ए कन्वेंशनल करंट इज ट्रीटेड एज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस regardless of whether the free charges in the conductor are positive or negative or both। यानी जो भी हो रहा है करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ली जाएगी। अब हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई बैटरी आप कनेक्ट ना करें और अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस जो भी हैं उन पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स एक्सटर्नल नहीं लगेगी, लेकिन पार्टिकल्स यानी एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी कंडक्टर या किसी मटेरियल के अंदर मौजूद हों तो वो हर वक्त रैंडम मोशन में होते हैं। और यानी जिस तरह गैस के मॉलिक्यूल्स किसी स्पेस में या किसी वॉल्यूम में रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं, यानी जिस तरफ से फोर्स लगती है उसकी डायरेक्शन में मूव करते हैं, आगे जाके एक दूसरे से टकराते हैं, टकराने के बाद जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे उस तरफ मूव करते हैं और हर वक्त मोशन में रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल के अंदर होते हैं, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी डिटेल आप चैप्टर नंबर 17 के अंदर देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एटम से बाउंड नहीं होते, और जिस तरह यहाँ पर आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है रैंडम मोशन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम के साथ भी स्ट्राइक करते हैं, एक दूसरे के साथ भी स्ट्राइक करते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो ये इलेक्ट्रॉन्स कोई फोर्स एक्सटर्नल फील्ड नहीं करते और रैंडम मोशन में होते हैं। ऑल एटम्स कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स
In absence of any external electric field, the free electrons are in random motion just like molecules of gas in a container and the net current through wire is zero. अब random motion में एक इलेक्ट्रॉन दाएं जा रहा है, एक बाएं जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, तो सबके अब मोशन तो चार्जेस का हो रहा है, लेकिन जब सबको जमा करेंगे तो नेट इफेक्ट ज़ीरो आएगा। लेकिन जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करते हैं तो नेगेटिव चार्जेस फील्ड के अंदर आ जाते हैं और उन पर एक फोर्स लगती है अगेंस्ट द फील्ड, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन है फ्रॉम हाई टू लो, यहाँ पर नेगेटिव है, लो है, तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से रिपेल होगा, अगेंस्ट द ई यानी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। लेकिन करंट विल मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in direction of E. If the ends of wire are connected to battery, an electric field will set up at every point within the wire. Due to the electric effect of the battery, the electrons will experience a net force in direction opposite to E. E के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे जो पहले रैंडम मोशन में थे, और अब क्योंकि डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन हो गई है सबकी, अब जमा करेंगे तो रिज़ल्ट ज़ीरो नहीं आएगा, अब आपको करंट मिलेगा। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इनकी वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मॉडिफाई देयर रैंडम मोशन एंड ड्रिफ्ट स्लोली विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू ई। यानी अब ये यहाँ से जाएंगे और एक एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन करेंगे अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ई, डायरेक्शन के मुखालिफ, ई की डायरेक्शन के मुखालिफ में उनको एक कांस्टेंट वेलोसिटी मिलेगी जिसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज़ नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इस तरफ जा रहे हैं। एक और बात आपने ज़हन में रखनी है कि मैं बार बार अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में इलेक्ट्रॉन हाई से लो की तरफ सर्किट के अंदर पूरा इलेक्ट्रॉन ये नहीं होता कि नेगेटिव से शुरू हुआ और पॉजिटिव पे पहुंच गया, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन्स आगे कोलाइड करते हैं सिंपली और अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं और वो एनर्जी आगे जाती है। अब क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी और आगे जा रही है तो इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करके आपस में बांट कर, यानी एक दूसरे को आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं एनर्जी, तो एनर्जी जा रही है तो हम यही कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है। लेकिन हकीकत में इलेक्ट्रॉन्स जस्ट कोलाइड करते हैं और रुक जाते हैं और फिर एनर्जी हासिल करते हैं, एक यूनिडायरेक्शनल मोशन में एनर्जी फ़्लो कराते हैं। तो हम ये कह देते हैं कि चलें इलेक्ट्रॉन फ़्लो कर रहे हैं। हकीकत में इलेक्ट्रॉन फ़्लो नहीं करते, लेकिन हम बोलने में यही कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव किया और यहाँ से इस तरफ चला गया। तो अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ करंट की, कि करंट की सोर्सेज कौन सी हैं, यानी किन चीज़ों से आप करंट को हासिल कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनसे आप करंट हासिल कर सकते हैं उन्हें सोर्सेज ऑफ करंट कहते हैं। तो सबसे पहली सोर्स है सेल। जो केमिकल सेल होता है वो क्या करता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सेल के अंदर आपके पास बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट होता है और दो सॉल्यूशन एक तरह से होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है और एक दे सकता है। जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है आप उससे वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कराकर उस पॉइंट पर ले जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो एक वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे देता है उसको जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है सॉल्यूशन। तो सेल के अंदर ये केमिकल एनर्जी होती है और जब तक ये एनर्जी रहती है सेल काम करता रहता है। अब रास्ते में जो उसकी एनर्जी है आप यूटिलाइज़ कर लेते हैं फॉर लाइट, हीट, जो भी मकसद हो। उसके बाद सेकंड सोर्स है हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी यानी वर्क एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ये हम घरों में इस्तेमाल करते हैं कि इसमें रोटेशन पैदा करते हैं। तो रोटेशन एक वर्क है और उस वर्क की मदद से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल कर लेते हैं। उसके बाद है थर्मोकपल्स। थर्मोकपल्स हीट एनर्जी को, थर्म कहते हैं हीट को, तो थर्मोकपल्स हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपके पास एक सेमीकंडक्टर थर्मोकपल शो किया गया है, PN टाइप है। इसमें हीट आएगी और यहाँ पर
डिप्लीशन रीजन पे पड़ेगी या उसके बाद हीट एनर्जी मिलेगी, और ये आपके पास इसकी इतनी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी नहीं है, तो इसकी जस्ट आप डेफिनेशन याद रखेंगे। उसके बाद सोलर सेल्स हैं विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और सोलर सेल्स हम डेली लाइफ में आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि आप सनलाइट में रखते हैं प्लेट को और वो आपकी लाइट की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद हमारे पास इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है कि जब करंट किसी कंडक्टर में फ़्लो करता है तो इफ़ेक्ट्स क्या देता है। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम 2 इफ़ेक्ट्स आज देखेंगे, जबकि तीसरे इफ़ेक्ट को इंशाल्लाह हम कल स्टडी करेंगे। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमारे पास करंट जब किसी कंडक्टर में से गुजरता है तो 3 तरह के इफ़ेक्ट्स देता है। एक तो कंडक्टर हीट अप हो जाता है, ये हमने देखा कि बल्ब हीट अप हो जाता है, आप इलेक्ट्रिक हीटर्स यूज़ करते हैं, ये सारी उसकी एप्लीकेशंस है कि करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट है ये। उसके बाद मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है कि आप जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं कि कॉइल बना के उसको आप वोल्टेज देते हैं तो करंट फ़्लो करने से वो चीज़ मैग्नेट बन जाती है। कॉइल के अंदर कोई चीज़ रखें मेटालिक तो वो मैग्नेट बन जाती है, तो ये मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होता है, इसको देखते हैं थोड़ी देर में। और केमिकल इफ़ेक्ट है, ये केमिकल इफ़ेक्ट इंशाल्लाह हम कल डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हीटिंग इफ़ेक्ट क्या होता है। तो हीटिंग इफ़ेक्ट में ये है कि हमारे पास जो कंडक्टर होता है उसके अंदर हमें मौजूद पता है कि आयंस मौजूद होते हैं या एटम्स मौजूद होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब आप वोल्टेज देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करते हैं करंट को फ़्लो कराने के लिए, तो ये रास्ते में आने वाले एटम्स के साथ टकराते हैं। एटम के साथ जब टकराते हैं तो अपनी एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी इनको मिलती है ड्यू टू वोल्टेज, ये मूव कर रहे हैं, ये एनर्जी एटम के साथ टकरा कर हीट की शक्ल में रिलीज़ करते हैं। जब हीट की शक्ल में रिलीज़ करते हैं तो नतीजे में कंडक्टर हीट अप होना शुरू हो जाता है, और इस हीट एनर्जी को आप H = I²RT से डिनोट करते हैं। I इसमें करंट है, R रेजिस्टेंस है, T टाइम है, यानी जितना ज़्यादा करंट फ़्लो करेगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे I² है तो मेन चीज़ I होता है, यानी जितना ज़्यादा करंट फ़्लो कराएंगे उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। इसीलिए हम देखते हैं कि जो हीटिंग डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रिकल, वो हम इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट यूटिलाइज़ होता है उनमें, बहुत ज़्यादा करंट फ़्लो करता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस आता है और बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि इनको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा करंट फ़्लो करे। तो इनमें हमारे पास एग्जांपल्स में इलेक्ट्रिक हीटर है, रूम हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक केटल है। तो इस सब में आप इलेक्ट्रिसिटी की या इलेक्ट्रिक करंट की हीटिंग इफ़ेक्ट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है कि कोई भी कंडक्टर जब उसमें करंट फ़्लो करता है तो मूविंग चार्जेस एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं, जो इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में देखेंगे। तो जब चार्जेस स्टैटिक होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, तो उन पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उनके इर्द गिर्द, लेकिन जब वो मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक और फील्ड भी आ जाती है जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अगर आप ऐसे करें कि एक बैटरी लें, उसके साथ वायर कनेक्ट करें और उसको एक स्प्रिंग की तरह लपेट के एक कील के बाहर आप लपेट दें और करंट फ़्लो कराएं, तो ये कील मैग्नेट बन जाएगा, उसकी एक साइड नॉर्थ हो जाएगी, एक साउथ हो जाएगी। तो ये इफ़ेक्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में भी बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे। और इसकी एप्लीकेशंस में हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर है। अगर आपने इलेक्ट्रिक मोटर देखी हो तो आप देखेंगे कि उसके अंदर बाहर एक मैग्नेट होता है और अंदर एक कॉइल होती है। कॉइल में जब करंट फ़्लो कराते हैं तो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और बाहर वाले मैग्नेट्स, उनकी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। जब इनकी फील्ड और ये कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो करने की वजह से फील्ड पैदा होती है, ये आपस में इंटरफेयर करती हैं तो ये कॉइल घूमना शुरू हो जाती है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में इस टॉपिक को भी आप देखेंगे कि किस तरह एक करंट कैरिंग कॉइल के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस होती है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कल हम इंशाल्लाह करंट के केमिकल इफ़ेक्ट को डिटेल में देखेंगे।
अल्लाह हाफ़िज़।